हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और इसमें हमारी जो एनसीईआरटी की 12th क्लास की पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी, भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसके चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और ये हमारा इस पुस्तक का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का ये लास्ट सेशन है। इसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ में हमारी जो 12th क्लास की दोनों एनसीईआरटीज है, ह्यूमन ज्योग्राफी की वर्ल्ड से संबंधित और इंडिया से संबंधित, दोनों का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस सेशन में हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो 12th क्लास के एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है। ठीक है, उसमें भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं हैं। उसमें कल हमने जल प्रदूषण को देखा था और वायु प्रदूषण को देखा था। आज हम भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हमने जो प्रमुख सोर्स है वायु, जल, भू और ध्वनि प्रदूषण के, इनके बारे में देखा था। ठीक है, उसी प्रकार से नमामि गंगे कार्यक्रम है जो जून 2014 में स्टार्ट किया गया था, उसके जो उद्देश्य थे उनके बारे में देखा था, लिस्ट को। ठीक है, वायु प्रदूषण के फिर हमने बारे में डिस्कस किया था। अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होने की ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, यानी जो ह्यूमन कैपेसिटी से यदि अधिक ध्वनि निकल रही है किसी भी सोर्स से, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे म्यूजिक हो, या चाहे और कोई सोर्स हो। ठीक है, तो इसे हम ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में डालेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषण के चलते हाल ही के वर्षों में ये गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनरीकृत निर्माण एवं तोड़फोड़ के कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन, वायुयान इत्यादि है। ठीक है, तो ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख सोर्स है। जैसे कोई इंडस्ट्री हो गई, उसमें कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, उसी प्रकार से जो निर्माण उद्योग है या कोई तोड़ फोड़ जैसे क्रशिंग टाइप के काम हो रहे हो। ठीक है, तीव्र संचालन के मोटर वाहन है। ठीक है, वायुयान है। ठीक है, तो जेट इंजन होते हैं वायुयानों के, जैसे तेजस है, सुखोई है। तो इनकी जो ऊपर से निकलते हैं तो कितनी डेसिबल उनकी लिमिट होती है, उसको तो छोड़ ही दो आप। ठीक है, तो इसमें जो कान सुन से हो जाते हैं, इस टाइप की ध्वनि निकलती है उनसे। ठीक है, अब ध्वनि प्रदूषण का पहली बात तो मापक कौन है। ठीक है, तो हम इंग्लिश में जैसे डीबी लिखते हैं, यानी डेसिबल। ठीक है, यहाँ पे हिंदी की वर्ड मिस्टेक हो सकती है। तो ध्वनि का, जो ध्वनि प्रदूषण का मापक है, उसको डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो एक स्टैंडर्ड डेसिबल है जिसके बाद में ह्यूमन मानव के लिए ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, वो 85 से लेके 90 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे कई पुस्तकों में 85 डेसिबल है और कहीं पे 90 डेसिबल है। अभी राजस्थान में सेट का एग्जाम होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 90 डेसिबल को ध्वनि प्रदूषण का कारण माना है। ठीक है, तो एक तो ये याद रखना है कि जो डेसिबल मेजरमेंट यूनिट है उसमें ध्वनि का मापन किया जाता है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो 90 डेसिबल या 85 या 90, आपके एग्जाम में यदि 90 हो और 85 नहीं हो, चूंकि सेट के एग्जाम में तो दोनों ही थे, 85 भी था और 90 भी था। ठीक है, तो इन्होंने 90 को करेक्ट माना है। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर याद रखने हैं। उसी प्रकार से इसमें सायरन, लाउड स्पीकर, फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यक्रम से होने वाली आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाली शोर ध्वनि को भी जोड़ा जा सकता है। यानी जो शादी होती है तो सॉन्ग वगैरह बजते हैं। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर में मापा जाता है। अब यहाँ पे मैंने जो वर्ड है वो गलत लिखा था। ठीक है, तो डेसिबल। ठीक है, तो ये डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि का स्तर मापा जाता है। यानी डेसिबल में क्या होता है, कुछ यूनिट्स होती है, ध्वनि के लेवल को मापते हैं। अब ध्वनि के लेवल लेवल को मापने के बाद में जब कंक्लूजन पर निकलते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि 40 डेसिबल हमारे लिए सही है, 50 डेसिबल हमारे लिए सही है। लेकिन जब स्तर 85 से 90 के अबव जाता है तो हम मानते हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो डेसिबल है जो ध्वनि को मेजरमेंट करने की यूनिट है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हम जो इंडेक्स निकल के आती है डेसिबल की, उसके आधार पर हम मानते हैं कि ये हमारा ध्वनि प्रदूषण का कारण है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ी। उसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। क्लेश का मतलब विघन, जो होता है ना, कोई नेचुरल चीजें रहती है उसमें विकृति आ जाती है, उसको हम क्लेश बोलते हैं। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण में जैसे बाइक हो गई, बाइक की आवाज हो गई, उसी प्रकार से हॉर्न हो गया, कार हो गई, जिप हो गई। ठीक है, जिप तो फिर भी कम करती है, फिर बस हो गई। ठीक है, तो ट्रक है, इस टाइप के जो भी वाहन है उनसे ध्वनि निकलती है। इनकी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करती है। जैसे वायुयान वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन
सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहनों की स्थिति यानी ऑटोमोबाइल के संदर्भ में जैसे कारकों पर निर्भर करती है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने या उतारने या निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहती है। यानी हम किसी पोर्ट से संबंधित कोई वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे कंटेनर की आवाज़ आती है, हॉर्न की आवाज़ आती है, ठीक है, सायरन की। उसी प्रकार से बहुत बहुत अलग अलग टाइप की आवाज़ें आती है वहाँ पे, जो ध्वनि प्रदूषण का मेन कारण बनती है। ठीक है। उद्योग भी ध्वनि के प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। यानी जो इंडस्ट्री की कैटेगरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो ध्वनि की आवाज़ ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण का स्थान विशिष्ट होता है तथा उसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, हवाई मार्ग इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम नेशनल हाईवे से दूर जाते हैं तो ध्वनि का जो लेवल है वो कम होता जाता है। भारत के बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। यानी जो दिल्ली एनसीआर है, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई ऐसे सिटीज में ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। यानी जो ओशियंस है, यहाँ एक इनबॉक्स दे रखा है, जो महासागर है उनमें जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है वो पिछले 40 सालों में 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है। तो ये 1960 के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो जो स्टडी थी, रिसर्च था, उसमें ये बात बोली है। यहाँ पे लिखा है कि नॉइस लेवल इन 2003-4 वर अबाउट 10 to 12 डेसिबल हायर देन द 1964-1966। द रिसर्च द रीजन कुड बी ड्यू टू द वास्ट इंक्रीज इन द ग्लोबल शिपिंग ट्रेड। यानी जो शिपिंग जो क्या बोलते हैं, जो जहाज है, समुद्री जहाज है, उनकी वजह से जो वैश्विक ट्रेड, वैश्विक व्यापार बढ़ने की वजह से जो जो जहाज़ों का स्तर बढ़ा है उसकी वजह से है। द नंबर ऑफ शिप प्लेइंग द ओशियन एंड हायर स्पीड ऑफ वेसल। ठीक है। जो पहले तो जहाज़ों की स्पीड सीमित होती थी, धीरे धीरे चलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो इंजन वाले जहाज आ गए हैं तो उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए उसके साथ में ये भी है कि इनकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि पॉपुलेशन की दे सेड विद पॉपुलेशन इंक्रीज अराउंड द ग्लोब द इन रिसेंट डेका, यानी जो प्रेजेंट 10 के टाइम है उसमें अंडर वाटर वर्ल्ड हैज आल्सो बीन नॉइसर पैलेस। यानी जो जल के आंतरिक जो एक फिश वो मान सकते हैं, जो अंडर वाटर जो भी कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो नॉइस पैलेस एडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेटर नॉइस ऑन मराइन लाइफ। ठीक है। जो जलीय जीव जंतु होते हैं उन पर भी इस ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। फाइंडिंग रिवेलेटेड, ठीक है, 10-fold इंक्रीजिंग इन अंडर वाटर ओशियन नॉइज एज कम्पेयर विद 1960। ठीक है। तो ये सतह पर और समुद्र की गहराई दोनों जगह इसका लेवल है वो 40 गुना, 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है। पिछले 40 वर्षों में। ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कभी स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हमने ये चीज पढ़ी कि ये 10 गुना बढ़ गया है पिछले 40 सालों में, और ये अंडर वाटर लाइफ होती है उसको भी इम्पेक्ट करते हैं। और उनका बढ़ने का मेन कारण क्या है, 10 गुना बढ़ने का मेन कारण क्या है, कि जो शिपिंग ट्रेड है, यानी जो जहाजी व्यापार है वो बढ़ गया, उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है। प्रॉब्लम तो क्रिएट तो बाद में हुई है, पहले हमने कुछ ऐसा सोच किया था, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ी तो वर्ल्ड ट्रेड भी बढ़ा, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा तो जो जहाज़ों का घनत्व है वो भी बढ़ा, फिर उनकी स्पीड बढ़ी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है नगरीय अपशिष्ट निपटान। ठीक है। अब ये जो भू प्रदूषण बढ़ा था उसका एक फैक्टर है। नगरीय क्षेत्रों को प्राय अति संकुल, भीड़ भाड़ और तीव्र बढ़ती जनसंख्या के कारण अपर्याप्त सुविधा और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषण वायु के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है। प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। यानी हम सिटी रीजन में देखते हैं डस्टबिन के आसपास कैसा माहौल रहता है। ठीक है। और दूसरा जो सीवेज लाइनें कहीं कहीं फूट जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। ठोस अपशिष्टों कचरे के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, होती जा रही है। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती है, जैसे जंग लगी पिनें, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डब्बे, पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी कागज, राख, फ्लोपियां, सीडी आदि भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी, कबाड़ आदि कहते हैं। इसको दो स्रोतों में निपटान होता है, घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। एक तो जो घर से कचरा निकलता है वो, और दूसरा जो उद्योगों से निकलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों को कचरे का संग्रहण एवं निपटान हेतु जन सुविधाओं नगर पालिकाओं द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन या गड्ढे
पर वास्तु निस्तारित किया जाता है। यानी जो कुछ ऐसे प्राइवेट बेल्ट होते हैं वहाँ पे कचरे को डालते हैं, लेकिन जो नगर पालिका के जो कचरा है वो क्या करते हैं, एक जो सरकारी लैंड होता है उस पर डाल देते हैं। तो उससे जो रिस रिस के जो पॉल्यूटेंट जमीन में जाते हैं तो वो भू प्रदूषण का कारण बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि विद्युत घरों तथा भवन निर्माण या विध्वंसक से बड़ी भारी मात्रा में निकली राख या मलबे परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। अब हम भवन निर्माण करते हैं और उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दूसरा जो विध्वंसक जो निर्माण उद्योग होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं, ठीक है, तो उससे भू प्रदूषण होता है, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी होता है। ठीक है। तो उसके बाद में ठोस अपशिष्टों से अप्रिय बदबू मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड है यानी मियादी बुखार बोलते हैं जिसे, गलघोटू डिप्थीरिया हो जाता है, दस्त एवं हैजा हो जाता है, कोलरा हो जाता है आदि, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक भाई साहब खड़े हैं, एक नहीं दो भाई साहब खड़े हैं, यहाँ पे एक कचरे का ढेर दिख रहा है इनको। ठीक है। और यहाँ पे जो जो पक्षी है, ठीक है, वो दिख रहे हैं। ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आई मूव्ड इनटू दिस सेकंड फ्लोर, यानी मैं सेकंड फ्लोर पे आ गया फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आया। ए व्यू ऑफ द सी एंड द गार्बेज हैज बिल्ड अप टू दिस लेवल ऑब्स्ट्रक्टिंग द व्यू। ठीक है। यानी मुझे जो गार्बेज का जो एक कूड़े कचरे का ढेर दिख रहा है और उसके साथ में समुद्र दिख रहा है, सागर दिख रहा है, वो बहुत डिस्टर्बिंग है, यानी जो मुझे बहुत हर्ट करता है। ठीक है। ये भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। जबकि ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जब खाना पीना खाए थे, जो पॉलिथीन वगैरह कचरा बचा था वो उनको डस्टबिन में डाला था, और जो डस्टबिन का कचरा है वो यहीं पे जा रहा है। ठीक है। तो जब ये सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो इनको डिस्टर्बिंग करता है, और वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो ये जो डिस्टर्बिंग फैक्टर है ये दिखता है इनको, इनको ये क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसके साथ ही कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं। जब किसी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो ये हवा से फैलने वाली बरसाती पानी को छितरने के कारण परेशानियों का कारण बनता है। यानी जो शहरी क्षेत्र में जब कोई डस्टबिन के आसपास कचरा पड़ा रहता है, डस्टबिन तो यहाँ पे स्थित है लेकिन उस डस्टबिन के आसपास कचरा पड़ा रहता है, यानी डस्टबिन के अंदर कचरा कम रहता है, डस्टबिन के आसपास ज्यादा कचरा रहता है। अब इमेजिन कीजिए बारिश आई, तो बारिश आने के बाद में जो यहाँ पे केमिकल है, रसायन है, और जो अपशिष्ट जो मलबा था वो चारों दिशाओं में बहकर जाएगा। ठीक है। और गली में पानी जमा हो जाएगा, फिर पैरों में लगेगा, स्किन प्रॉब्लम होगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी स्वास्थ्य संबंधित। ये सारी एक दूसरे से चैन बनती है प्रॉब्लम्स की। फिर नेक्स्ट है, नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेतन से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों एवं अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से अनुप्रभा में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती है, यानी जो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है वो क्रिएट होती है। हमने अभी एग्जाम्पल लिया, डस्टबिन के आसपास कचरा पड़ा था, वो जल के साथ में बह के गया, फिर ह्यूमन वहां पे मूवमेंट कर रहा है, उसके स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, या दूसरी श्वसन संबंधी समस्या हो जाती है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्टों के 90% को एकत्रित करके उसके निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्टों का 30% से 50% कचरा बिना एकत्रित किए छोड़ दिया जाता है, यानी आउट ऑफ 100 30 to 50%। ठीक है। इतना कचरा वहीं पे छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों वाली पड़ती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने, कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैसें छोड़ते हैं, जिससे मीथेन गैस भी शामिल है। ठीक है। और आप सभी को पता है कि मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ठीक है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जैसे ये गली दिख रही है आपको, ठीक है, माहिम मुंबई में नगरीय अपशिष्ट का एक दृश्य है। ठीक है। यहाँ पे ये जो गली के बीच में रास्ता है और दोनों साइड में कचरा है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रामीण शहरी प्रवास। ठीक है। उससे पहले ये चीज पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है, और निकट भविष्य में इसमें और अधिक जुड़ जाएंगे। इसका अनुपात 2008 में 50% तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है। प्रेजेंट टाइम यानी 2023 तक। ठीक है। 2023 तक ये लगभग 53% हो गया है। ठीक है। ये सरकारें दबाव बनाएगी कि वे जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम अवसंरचना के साथ नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाएं। ठीक है। तो ये
दबाव बनाएगी, यानी जो बढ़ती पॉपुलेशन का प्रेशर है नगरों में, ये दबाव बनाती है गवर्नमेंट पे कि हमारे रहने लायक कंडीशन का को क्रिएट करो। 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, यानी 2050 तक ये आंकड़ा है जो 66% चला जाएगा होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधन पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होगा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। स्वच्छता की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, आपराधिक मामले बढ़ेंगे। ठीक है, नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होंगे। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो, यानी जन्मते 100 बच्चे हैं और मरते बच्चे नहीं, सॉरी, बच्चे, बूढ़े और जो भी पॉपुलेशन का रेशियो होता है, ठीक है, यानी 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष के बीच में जो भी एज ग्रुप के, ऐसा तो है नहीं कि चाइल्ड ही डेथ होती है। ठीक है, तो जो वृद्ध अवस्था में होते हैं, जो युवा अवस्था में होते हैं, यानी मृत्यु दर का मतलब है कि ऑल ओवर। ठीक है, तो मृत्यु दर में जैसे जन्मते 100 है और मरते 50 है। ठीक है, जिनकी 50 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो नेचुरल ग्रोथ हो रही है, प्राकृतिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, निवल अप्रवास, यानी निवल अप्रवास का मतलब है कि बाहर जाने वाले की अपेक्षा आने वाले अधिक, यानी जो सिटी रीजन है उससे बाहर जाने वाले लोग तो कम है लेकिन आने वाले ज्यादा है। बाहर 20 लोग गए और आए 100 लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो 80 की ग्रोथ हुई है वो नेचुरल है। और कभी कभी नगरीय क्षेत्रों को पुनः वर्गीकृत, जिसमें आसपास के ग्रामीण जनसंख्या को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी जो बाउंड्री डिसाइड करते हैं आने वाले, मतलब जैसे हर जनसंख्या के बाद में ये होता है कि कोई भी जो नगर पालिका क्षेत्र होता है उसकी बाउंड्री को डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करते हैं। ठीक है, पहले दिल्ली था। ठीक है, नई दिल्ली था, फिर नई दिल्ली को एनसीआर में कन्वर्ट कर दिया, नेशनल कैपिटल रीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो एनसीआर का क्षेत्र था वो दिल्ली से, नई दिल्ली से बढ़ गया है। ठीक है, कर्णवर्तीय भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद में शहरी क्षेत्र की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है और इसमें 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया है। और प्रेजेंट टाइम में 2011 की जनगणना के अनुसार ये 31% से ज़्यादा है, 31.6% में भी। ठीक है, लेकिन 31% से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये है समस्या। तो यहाँ पे एक ओवरऑल जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है और जो अर्बन पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें बता रही है। ठीक है, तो ये नई चीज़ें नहीं है। हमने जो वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रवास से संबंधित पॉपुलर चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद में जो नगरीकरण से संबंधित चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की है। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर, यानी ग्रामीण शहरी प्रवास पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर और नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रतिरूप है। असंतुलित प्रतिरूप कैसे है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की जरूरत है, तो ग्रामीण लोग कहाँ पे जाएंगे? नगरों में मजदूरी करने। ठीक है, तो ये जनसंख्या का प्रवाह हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होते हैं। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में जाते हैं, यानी जो एक व्यक्ति है जो जोधपुर से जयपुर नहीं आएगा, सीधा वो दिल्ली जाएगा या फिर मुंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रवास होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस विषय का बेहतर समझ बनाना है तो नीचे एक अध्ययन, ये कैसे स्टडी दी हुई है। ठीक है, ये प्रवास से संबंधित ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। धारावी। ठीक है, धारावी कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, धारावी मुंबई में है। धारावी केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा जहाँ सिपाही वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। ठीक है, ये धारावी बस्ती दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये घर है झोंपड़पट्टी। ठीक है, ये है। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे टिप्पणी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे है गंदी बस्तियों की समस्याएं। अब गंदी बस्तियों की समस्याएं क्या है हमने पहले पढ़ ली है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, नगरीय एवं नगरीय केंद्रों। ठीक है, नगरीय या नगरीय केंद्रों की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में पहले ही पुस्तक के अध्याय में पढ़ चुके हैं, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसमें पढ़ चुके हैं कि जो 1991 का पॉपुलेशन का डाटा है, 1991 का पॉपुलेशन का डाटा है, उसके आधार पर हमने जनसंख्या का ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या होती है उनका वर्गीकरण किया था कि 5,000 व्यक्ति से ज़्यादा होने चाहिए, 75% प्लस पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में होनी चाहिए, 400 व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो सॉरी 400 व्यक्ति का घनत्व होना चाहिए, प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति से ज़्यादा होने चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे कोई कंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए, नोटिफाइड टाउन एरिया प्लानिंग क्षेत्र होना चाहिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर होना चाहिए। ये 4 पैरामीटर है, उसके आधार पर हम किसी क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र मानेंगे। ठीक है,
नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने प्रकारों में भिन्न होती है। वे कई बार वे दूसरे के पूरक होती है। इन सबसे सबके बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी वातावरण में विकसित हुए हैं। भारत भारत जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 69% जनसंख्या ग्रामीण है, तो बाकी जो 31% बची है वो शहरी है। ठीक है। जहाँ गांवों में महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहाँ अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब है, प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगर करोड़ के पृष्ठ प्रदेशों की रचना करते हैं, इनके परिशिष्ट के रूप में विद्यमान है। ठीक है। अब तो जो प्रॉब्लम्स है, ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत और एक रूप इकाइयां हैं। इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है, यानी नगरों में अलग अलग धर्म जाति के लोग आके रहते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से डाइवर्सिटी ज्यादा है। सब सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिसमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल स्वच्छता सुविधाएं, पार्कों, उपवनों, सुसुविधा विकसित हरित पट्टियां, खेल के मैदान और व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रावधान तथा व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। यानी जो रिहायशी इलाका है, जहाँ पर जो वीआईपी लोग रहते हैं, सिंपल वर्ड में। ठीक है। तो वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं अच्छी होती है। दूसरे छोर पर झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी, पटरियों के किनारे बने ढांचे हैं, वहां पे न तो सड़क है, न पानी है, न बिजली है। ठीक है। इनमें वह लोग रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ता है। वह ऊंचे किराए और जमीन की महंगी कीमतों के कारण अच्छे आवासों में नहीं रह पाते हैं। वह लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नीकृत क्षेत्र पर कब्जा करते हैं और गंदी बस्ती न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश और शौच सुविधाएं जैसे आधारभूत आवश्यक चीजों का अभाव पाया जाता है। यानी खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी संकरी सड़कें, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समस्याएं। ठीक है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में काम कम वेतन और अधिक जोखिम भरे कार्य करते हैं। यानी एक संगठित सेक्टर होता है और दूसरा असंगठित सेक्टर होता है, तो ये असंगठित क्षेत्र में ज्यादा वर्क करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं, यानी एक तो ये जोखिम भरा काम करते हैं, तो इनका ये ज्यादा मेहनत करते हैं कैपेसिटी से, तो इनको रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, संभावनाएं हो जाती है। ये लोग अपने बच्चे को उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं। ठीक है। नशीली दवाओं का, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, ये सारी प्रॉब्लम्स, यानी सामाजिक बहिष्कार तक की बात आ जाती है, यानी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने गंदी बस्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है, और इसी के साथ में जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है। तो ये हमने दो बुकें डिस्कस की है, और 11th क्लास की एक जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा जो भारत का भौतिक पर्यावरण है, उस बुक का डिस्कशन हमने कर लिया है। ठीक है। तो इसी के साथ में ये तीन पुस्तकें बुक कंप्लीट हो गई है एनसीईआरटी की। तो इसमें बेसिक चीजें दे रखी है, भारत का भौतिक पर्यावरण में इंडिया के बारे में दे रखा है। और 12th क्लास की इस जो एनसीईआरटी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें इंडियन पॉपुलेशन के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज के बारे में है, इंडस्ट्री के बारे में है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में है, उसी प्रकार से ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में है। और जो ये अभी हम पर्यावरण प्रदूषण पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इंडिया के संबंध में जो भी इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल हो, यानी इकोनॉमी का मतलब आर्थिक गतिविधियां, पॉलिटी का मतलब जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, और जो पॉपुलेशन से संबंधित डाटा है, सारी चीजें डिटेल से डिस्कस की है। ठीक है। और इसी के साथ में जो 12th क्लास की दूसरी एनसीईआरटी है, उसमें हमने बेसिक चीजें देखी रही कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसी प्रकार से जो स्वेज नहर, पन्नामा नहर, ग्वाटेमाला नहर, ये जो चैनल्स है, ट्रेड एंड जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, इनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस की है। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल को, और इन पुस्तकों का डिस्कस करें, अच्छे से जो सेशन है उनको देखें, और वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी दें। और आने वाले टाइम में, यानी कल से, हम जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बुक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम
फिजिकल ज्योग्राफी में जो वेरियस टाइप के जो अपरदन और निक्षेपण से संबंधित है, उसी प्रकार से जो अपरदन और निक्षेपण से जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं, उसी के साथ में भूकंप है, ज्वालामुखी है, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से क्षेत्र में आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उस पुस्तक में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी की सिद्धांत है, ठीक है। और उसी प्रकार से जो सी फ्लोर सेपरेटिंग थ्योरी है, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक में देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आने वाली जो फ्यूचर अपडेट्स है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू, आज के इस सेशन में इतना ही था।